हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द पियरलेस मार्शल स्पिरिट का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सब भी लोगों ने देखा था जब सुप्रीम एल्डर को अपने भैया की असली काबिलियत का पता चला था। तब तो उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। एक इंस्टिंक्चुअल लेवल के वॉरियर को अपने वेदर को कंट्रोल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। इसका मतलब साफ था कि फैंग भैया बहुत जल्द एक सिफर रियलम के वॉरियर बनने वाले हैं। इसका मतलब साफ था कि अगर बुढ़े ने फैंग भैया पर एक हाथ तो क्या एक उंगली भी रखी ना, तो लीडर उसे फाड़ कर रख देंगे। इसीलिए बुढ़ा तो पक जाता है। अब बारी थी रैन की। एल्डर रैन, मैं आशा करता हूँ कि आप फैंग को दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तभी रैन तुरंत उनसे पूछता है, लेकिन मेरा भतीजा? लीडर साहब कहना तो चाहते थे, अब तेरा भतीजा गया भाड़ में। लेकिन वो अपने आप को रोक लेते हैं और कहते हैं चैंगलिंग और शूयू इसलिए मारे गए क्योंकि उनमें कमी थी, और आप लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मौत की वजह वो लोग खुद भी थे। अगर चैंगलिंग की जगह फैंग की मौत होती तो क्या तुम उसका बदला लेने जाते? ये सुनकर एल्डर रैन की बोलती बंद हो जाती है। लीडर साहब आगे बोलते हैं, और वैसे भी सभी को पता है कि फैंग के मास्टर अपंग क्यों बने थे। ना ही सिर्फ तुमने उसके कुर्बानी को खारिज कर दिया, बल्कि तुमने उसके शिष्य के लिए रास्ता मुश्किल भी बना दिया। ये सुनकर एल्डर रैन कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन लीडर साहब की ठंडी निगाहों को देखकर उनकी जुबान भी ठंडी पड़ जाती है। जिसके बाद लीडर साहब रेफरी एल्डर को विनर अनाउंस करने को कहते हैं। रेफरी तुरंत वो कहता है, और जैसे ही फैंग भैया विजेता घोषित होते हैं, पूरे मंच में हल्ला मच जाता है, क्योंकि सभी के सभी फैंग भैया के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस थे। खासकर तब जब वो दो एल्डर के खिलाफ जाने के बाद भी टकाटक मस्त खड़े थे। और दूसरा स्टेज से जाते जाते एल्डर गोयू फैंग भैया को अपने आगे के सफर के लिए ऑल द बेस्ट बोल के जाते हैं। अब बारी थी उस बुड्ढे की, यानी कि सुप्रीम एल्डर की। वैसे तो वो रैन की तरह उतने नीच इंसान नहीं थे, लेकिन जब देख रहे थे वो फैंग भैया की शक्ल, तब गुस्से से फट रही थी उनकी अकल। इसलिए वो तुरंत स्टेज से चले जाते हैं। अब बारी थी एल्डर रैन की। लीडर के जाने के बाद वो गुस्से से गुर्राते हुए फैंग भैया से कहते हैं, छोरे, तुझे क्या लगता है तू इसलिए बच गया कि तेरे पास टैलेंट है? तेरे मास्टर तुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड थे, फिर भी वो मारे गए। तू भी बहुत जल्दी मरेगा। फैंग भाई को पता था कि उनके मास्टर की अचानक मौत हुई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी मौत कैसे हुई थी। और रैन के मुंह से ये बात सुनकर तुरंत ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन तैनर उन्हें साफ साफ कोई जवाब नहीं देता, बस एक शैतानी हंसी देती और वहां से चली जाती है। और फैंग भैया अपने दांत पीसते रह जाते हैं। लेकिन वो मन कसम खाते हैं कि जिस दिन उन्हें पता चला कि उनके मास्टर के मौत के पीछे रैन का हाथ है, तब तो वो रैन को उस दिन अपने हाथों से मारेंगे। लेकिन वो तो बात की बात थी। पर अभी तो यूनर मैडम तो अपने फैंग भैया के मैच जीतने से बहुत ज्यादा खुश थे। वो तो खुशी से बावली हो जा रही थी। तभी वो देखते कि उसके डैड अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं। तभी वो अपने डैड से पूछते हैं, डैडी क्या फैंग कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे? तभी डैडी कहते हैं, लगता है मेरी बेटी आज बहुत खुश है। ये सुनकर यूनर मैडम शर्माते हुए नजर चुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही। उनका तो दिल बहुत कर रहा था कि अभी दौड़ कर जाए और फैंग से कस के लिपट जाए, लेकिन वो शर्म के मारे ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अपने फैंग भैया को तो कोई शर्म नहीं थी, इसलिए वो यूनर मैडम की तरफ खुशी खुशी दौड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन तब भी अचानक कुछ लड़कियां आकर उनसे टकरा जाती है, और एक लड़की तो उनके ऊपर बैठे उनसे पूछती है, मास्टर फैंग, क्या आपने जो गिल बॉडी टेक्निक इस्तेमाल की थी, क्या वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कवर करती है? मास्टर फैंग, कल रात आप मेरे घर पे क्यों नहीं आए? मास्टर फैंग, आप लड़ते लड़ते थक गए होंगे, क्यों ना मैं आपको एक अच्छी सी बॉडी मसाज दे दूं? और उन सभी लड़कियों को फिर से बेशर्मों की तरह फैंग भैया पर डोरे डालते देख यूनर मैडम तो गुस्से से बावली हो जाती है। इसलिए वो गुस्से से फुफकारते हुए कहती है, फैंग, मैं यहाँ से जा रही हूँ। देखकर फैंग भाई तुरंत अपने आप को लड़कियों से छुड़ाते हैं और यूनर मैडम के पास जाकर उन्हें मनाने लगती है, यूनर, तुम तो बेकार में गुस्सा कर रही हो, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। तभी यूनर मैडम फैंग भैया को घूरते हुए कहते हैं, अबे झूठ मत बोल, मुझे पता है उनके ऑफर तुम्हें बहुत पसंद आ रहे थे। तभी फैंग भैया बड़े सीरियस अंदाज में कहते हैं, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की के लिए धड़कता है, और वो तुम यूनर। ये सुनकर तो मैडम बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, हर गुस्से की एक्टिंग करते हुए उसे जानने लगती है। लेकिन वह दूसरा बहुत पापड़ बेलने के बाद आखिरकार ली गुआंग को उनके यंग मास्टर कातिल मिल गया था। ये ली गुआंग कोई और नहीं, ये था ग्रीन उर्सेप के एल्डर का भेजा हुआ आदमी।
जिसके बेटे को फेंग भैया ने पिछली बार टपका दिया था। वह दूसरा इन सभी चीजों से अनजान फेंग भैया तो यूनर मैडम और हैंगकांग के साथ पार्टी मना रहे थे, क्योंकि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। फेंग भैया को नूडल्स और चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो यूनर मैडम से पूछते हैं, लेकिन यूनर मैडम तुरंत ना कर देती है। लेकिन तभी पप्पा जी बोलते हैं, फेंग ये तो तुम्हारे हाथों के बनाए हुए नूडल्स खाने के लिए मरी जा रही है। और ऐसे ही देते हैं पप्पा जी यूनर का भांडा फोड़, जिसे देख कर यूनर मैडम भी लेती है अपने हाथों को जोड़। पप्पा जी कुछ तो मेरा सीक्रेट रखो। लेकिन पप्पा जी तो फेंग भैया को अपने बेटे जैसा मानते थे, इसलिए वो उनके साथ सभी सीक्रेट शेयर कर रहे थे। तभी पप्पा जी बोलते हैं, फेंग आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज हम दोनों मिलकर पियेंगे। लेकिन तभी फेंग भैया कहते हैं, लेकिन अंकल मैंने पहले कभी नहीं पिया है। पप्पा जी बोलते हैं, फेंग आज तुम्हें पीना ही होगा, क्योंकि आज तुम दोनों ही टॉप 10 में आ चुके हो। और ये सुनकर फेंग भैया के होश जाते हैं उड़, और उनका रिएक्शन देखकर यूनर मैडम की खुशी भी हो जाती है फुर्र। इसीलिए गुस्से से फुफकारते हुए वो कहती है, अबे तू क्या कहना चाहती है, क्या मैं टॉप 10 में आने के लायक नहीं हूँ? पर तभी हैंगकांग अचानक से बोल देते हैं, अरे फेंग तुम तो बेकार में सोचे जा रहे हो, इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसका ओपोनेंट उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। जिसे सुनकर फेंग भैया सिर हिलाते हुए कहते हैं, अच्छा तो यूनर बस लकी थी, तभी मैं सोचूं। लेकिन फेंग भैया की ये बात सुनकर यूनर मैडम उन्हें घूरते हुए कहती है, अच्छा फेंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे लकी थी? और यूनर मैडम की ऐसी नजर देख कर फेंग भी समझ जाते हैं कि उनकी लंबी जुबान ने फिर उन्हें फंसा दिया है, इसलिए वो बात को संभालते हुए कहते हैं, हाँ किस्मत की तो बात है, अब देखो ना तुम्हारे विरोधियों की किस्मत कितनी खराब थी कि वो तुम्हारे सामने आ गए। जिसे सुनकर मैडम का दिल जाता है पिघल, और फेंग भैया भी समझ जाते हैं कि गल गई है उनकी दाल। अब बारी थी फेंग भैया की पीने की, लेकिन फेंग भैया इस गेम में नए थे, मतलब कच्चे खिलाड़ी थे, इसलिए तो एक बार पीने से ही उनके दिमाग के पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, और नशे की हालत में वो यूनर मैडम को अपनी तरफ खींच लेती है और उनसे कस के लिपट जाती है। फेंग भैया को ऐसा करते देख यूनर मैडम तुरंत शर्माते हुए कहती है, अबे तू ये क्या कर रहा है, पप्पा जी सामने है। लेकिन पप्पा जी ठहरे तो पप्पा जी वो तुरंत कहते हैं, बेटी फिकर नॉट, मैं तुरंत यहाँ से फुर्र हो जाता हूँ। इतना कहते वो वहाँ से फुर्र हो जाते हैं और एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि वो फेंग भैया की अपने बेटी को प्रपोज वाला से मिस नहीं करना चाहती थे। पप्पा जी के जाने से यूनर मैडम राहत की सांस लेते हैं, तभी अपने नशेड़ी भैया बोलने लगते हैं, यूनर जब से मेरे मास्टर गए हैं तब से तुमने और अंकल ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं हमेशा से तुमसे एक बात कहना चाहता था कि आए। और फेंग भैया की ये बात सुनते ही तो यूनर मैडम के दिल में फूल खिलने लगते हैं, और जब फेंग भैया अपना दूसरा शब्द बोलते हैं लव, तब तो यूनर मैडम का दिल मचलने लगता है, क्योंकि वो इस पल का कब से इंतजार कर रहे थे और आज ही वो पल आने वाला था। लेकिन अचानक से अपने नशेड़ी भैया की आवाज 90s के किसी पुराने टीवी की तरह ठप पड़ जाती है। नीचे मुड़कर देखने पर यूनर मैडम को पता चलता है कि फेंग भैया तो उनके सीने पर मस्त सर रखकर खराटे मार रहे थे, और ये देखकर तो यूनर मैडम का थोड़ा मूड खराब हो जाता है। गुस्से से दहाड़ते हुए कहती है, वो कहती है, अबे गधे अपनी बात तो पूरी कर। वह दूसरा हैंगकांग भी अपने फेंग भैया को हजारों बद्दुआएं देने लगता है, अबे इस गधे का मैं क्या करूं। वह दूसरा जब यूनर मैडम फेंग भैया की पिटाई कर ही रही थी, तभी अचानक फेंग भैया के मुंह से निकल जाता है, मास्टर देखा आपने, मैं जीत गया। और ये सुनकर यूनर मैडम रुक जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि फेंग भैया के लिए उनके मास्टर की क्या जगह है। यहाँ तक कि अगर उनके मास्टर उन्हें जान भी देने को कहते तो फेंग भैया एक बार भी नहीं सोचते। और नींद में भी फेंग भैया को अपनी जिम्मेदारियों को याद करते देख फिर से उनके दिल में फेंग भैया के लिए प्यार उमड़ आता है, इसलिए फेंग भैया को तुरंत वहाँ पर सुला देती है और पूरे दिल से उनसे एक वादा करती है, फेंग चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक भी। इतना कहकर वो फेंग भैया को एक प्यार की पप्पी देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब अपने फेंग भैया उठे थे तब तो उनका सिर घूम रहा था। बाहर आने पर उनकी मुलाकात हैंगकांग और यूनर से होती है, लेकिन अचानक से हैंगकांग को फेंग भैया के गाल पर यूनर की पप्पी दिख जाती है। लेकिन इससे पहले वो फेंग भैया को कुछ बताते या समझा पाते, यूनर मैडम तुरंत उनके गाल पर एक घस के दे देती है, चटाक। और फेंग भैया जब तक कुछ सोचते या समझ पाते तब तक तो यूनर मैडम के चाटे ने उनके गाल का पराठा बना दिया था। जिसके बाद तो अपने फेंग भैया अपने सूजे हुए गाल के साथ रोते भी लगते हुए पूछते हैं, यूनर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूनर और हैंगकांग के सामने कभी वो अलर्ट नहीं रहते थे, इसीलिए अचानक से उन्हें यूनर कैसे चाटा मारना बहुत हैरानी वाली बात थी। तभी यूनर मैडम शर्माते हुए कहती है, मच्छर मच्छर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मच्छर था। और बस इससे फेंग भैया की बोलती बंद हो जाती है। तभी यूनर मैडम फेंग भैया से पूछते हैं, फेंग कल रात तुम मुझे कुछ कहने वाले थे,
यूनर मैडम ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कल रात तो फेंग भैया अपना घोड़ा गधा सब कुछ बेच कर सो गए थे। लेकिन यूनर मैडम तो फेंग भैया के उस आखिरी शब्द को ना सुन पाने की वजह से उनकी रातों की नींद चैन सब कुछ उड़ गया था। लेकिन फेंग भैया को कल रात का कुछ याद नहीं आता। इस बात से यूनर मैडम गुस्से से मुंह फुलाकर वहां से जाने लगती है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यूनर मैडम कैसा गुस्सा होता देख फेंग भैया तुरंत हैंगकांग से पूछते हैं, अंकल बात क्या है? यूनर मुझसे गुस्सा क्यों है? तभी हैंगकांग बोलता है, बेटे तुम उस बात को जाने दो, हमें जितनी जल्दी हो सके माउंटेन पीक पर जाना होगा, नहीं तो तुम ब्लेसिंग बैम्बू फॉरेस्ट के जाने से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। फेंग भी उनकी बातों को समझ जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो एक बार मास्टर के ग्रेव होकर जानना चाहते हैं। हैंगकांग भी फेंग भैया की भावनाओं को समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी आने की हिदायत देकर वहां से जाने देते हैं। और वहाँ दूसरा हैंगकांग तो फेंग भैया को जाते हुए बस देखते रहता है, क्योंकि हैंगकांग भी फेंग भैया के मास्टर को बहुत ज्यादा मिस करते थे और फेंग में वो उनके मास्टर को ही देखते थे। अपने मास्टर के ग्रेव पर पहुंचने के बाद फेंग भैया अपने मास्टर के सामने सिर झुका लेते हैं और उन्हें अब तक हुई सभी बातें बताने लगते हैं कि कैसे वो 7th लेवल के इंस्टिंक्चुअल वॉरियर बने, कैसे वो टूर्नामेंट जीते और कैसे हैंगकांग और यूनर ने उनका ख्याल रखा। आज उनके पास वो सब कुछ है जो वो हमेशा से चाहते थे, ताकत, इज्जत, दोस्त, सब कुछ। लेकिन इन सभी के बाद भी आज भी वो अपने मास्टर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। इसीलिए तो मास्टर के साथ बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब फेंग भैया अपने मास्टर के बारे में सोचकर दुखी मना ही रहे थे, तब भी वहाँ पर आ जाते हैं दो बंदे। छोरे चिंता मत कर, बहुत जल्दी हम तुझे तेरे मास्टर के पास पहुंचा देंगे। फेंग भैया को ये किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं थी कि इन दोनों को किसने भेजा है। इन दोनों को रैन नहीं भेजा होगा, इसलिए वो उनके किसी भी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने मास्टर से कहते हैं, मास्टर मेरे लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपके लिए कोई फूड या वाइन नहीं लाया, पर मैं आपको इन दोनों की बलि जरूर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों भड़क जाते हैं और तुरंत ही फेंग भैया पर हमला कर देते हैं। लेकिन फेंग भैया के सामने उनकी रफ्तार तो किसी केचुए जैसी थी, ताकत तो छोड़ ही दो, इसलिए एक ही झटके में उनके सर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। दूसरा माउंटेन पीक पर फेंग भैया को छोड़कर 9 के 9 सभी पार्टिसिपेंट पहुंच गए थे। तो एक एल्डरसन को मौका मिल जाता है फेंग भैया के बारे में अनाप शनाप बोलने का, और वो इस मौके का फायदा उठाए भी क्यों ना। फेंग की वजह से वो लगभग फकीर जो बन गए थे, इसलिए वो लीडर साहब से कहते हैं, मास्टर साहब आप देख रहे हैं कि फेंग कितना ज्यादा घमंडी है। सभी यहाँ पर पहुंच गए लेकिन फेंग अभी तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि हमें उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ये सुनकर हैंगकांग गुस्से से कहता है, एल्डरसन आप भूल रहे हैं कि अभी भी 15 मिनट बाकी हैं और लीडर साहब और एल्डर गोयू भी इसमें हामी देते हैं, और तो और एल्डर रैन भी इसमें हामी देते हैं। और उसे ऐसा बोलते देख हैंगकांग के दिमाग में तुरंत ही खतरे की घंटी बजने लगती है। उसे पता था कि इस औरत को अपने अलावा किसी और की जरा भी परवाह नहीं, और अपने दुश्मन की बात को तो छोड़ ही दो। तभी एल्डरसन कहते हैं, हैंगकांग अगर फेंग सही वक्त पर आया ना तो मैं तो इस पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगा। एल्डरसन ने तो ये बात बड़े मजे मजे में कह दी थी, लेकिन अब बेचारे को क्या पता कि उनकी किस्मत ऊपर वाले ने बड़े बुरे मूड में लिखी थी, क्योंकि जिस समय उन्होंने ये बात कही थी उसी वक्त एक बुलंद आवाज सभी को सुनाई देती है, एल्डरसन क्या आप अपनी बातों पर कायम रहेंगे? और उस आवाज को सुनकर एल्डरसन और रैन दोनों तो उस तरफ यानी कि फेंग भैया की तरफ ऐसे देखने लगते कि मानो किसी भूत को देख लिया हो। और लेकिन वह दूसरा हैंगकांग और यूनर तो बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जब सभी फेंग भैया को ध्यान से देखते तब उनके हाथों में मौजूद चीजों को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके हाथों में 2 कटे हुए सिर मौजूद थे जो किसी और के नहीं, वो रैन के भेजे हुए दोनों आदमी के थे। उन दोनों सिर की शक्ल देखकर सभी तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं कि वो दोनों रैन के ही आदमी थे। जब फेंग भैया सारा मामला साफ करते तब सभी जवाब पाने के लिए रैन की तरफ भी देखने लगते हैं। और तभी उसी वक्त फेंग भैया कहते हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और ये शब्द सुनते ही एल्डर रैन तो फेंग भैया को ऐसे देख लगती कि मानो कह रही हो, अगर मेरे खिलाफ गया ना तो मैं तुझे नोच डालूंगी। और सभी को भी यही लग रहा था कि फेंग भैया अब रैन के खिलाफ कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन सभी के उम्मीद के पूरा उल्टा फेंग भैया कहते हैं, मुझे नहीं लगता इन्हें भेजने वाले एल्डर रैन होंगे। गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस आपको क्या लगता है फेंग भैया ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके दिमाग में कोई और एक खिचड़ी पक रही है? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरे इस मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द पियरलेस मार्शल स्पिरिट। तो गाइस वीडियो छोड़ने से पहले प्लीज गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा आसान है, मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान। गाइस आपकी ये तीनों काम ही मुझे मोटिवेट करते हैं आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस प्लीज एक बार बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि ये काम सच में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलता हो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।